अब आता है रिफाइनिंग, यानी हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है रिफाइनिंग। मैं रिफाइनिंग पे जाने से पहले एक बारी पीछे की चीज ब्रीफ कर दूं। हमारा जो मेटलर्जी का प्रोसेस होता है वो किस किस तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करते थे, पाउडर फॉर्म में को कन्वर्ट करते थे। देन हम क्या करते थे, उसमें से हेवियर इम्प्योरिटीज लाइक गैंग पार्टिकल रिमूव करते थे। उस प्रोसेस को बोला हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर हमने ओर को, अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है तो हमने उसे ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करा, अगर वो कार्बोनेट या सल्फेट की फॉर्म में है तो ठीक, मतलब सल्फाइड्स की फॉर्म में है तो सल्फेट नहीं। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, रिडक्शन करा। यानी हाँ, रिडक्शन में हमने एलिंगम डायग्राम देखा और सब कुछ सारे प्रोसेसेस देखे। अब रिडक्शन करने के बाद जो आपके पास मेटल मिला है, ठीक है, वो इम्प्योर मेटल होता है। अब उस इम्प्योर मेटल के अंदर से हमें प्योर मेटल बाहर निकालना है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी बोल सकते हो, ठीक। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, उसको समझिए। अब इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और भी हैं, आगे आ रहे हैं, ठीक। वो आगे आ रहे हैं, पहले ये 3 समझेंगे, फिर 3 और हैं वो 3 समझेंगे। 6 मेथड्स हैं। अब इसके अंदर क्या है, देखो बहुत छोटे छोटे से मेथड हैं, सिंपल सिंपल से प्रोसेसेस हैं, ठीक। कैसे, पहला है डिस्टिलेशन। आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है कि लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल पे। इसमें क्या करना है, आप एक कंटेनर लो, उसके अंदर इम्प्योर मेटल को रख दो, हीट करो। क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, मेटल का, इम्प्यूरिटी का नहीं। वो दूसरी वाली इम्प्यूरिटी भी मेटल की फॉर्म में होगी, पर हम लोग मेन मेटल की बात कर रहे हैं। जो आपका मेटल है, जो मेन है आपका, हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो उड़ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, उसे दूसरे कंटेनर में डिस्टिल कर लो। सीधी सी बात है, अलग निकल जाएगा, बस अलग अलग इम्प्यूरिटी सोल्यूशन में रह जाएगी, ठीक। याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह, ठीक। इन्हें याद कर लेना अच्छे से। दूसरा भैया, दूसरा मेथड है लिक्वेशन। लिक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, लो मेल्टिंग पॉइंट पे। इसमें क्या होता है, एक स्लोपिंग हार्ट ले लेते हैं, यहाँ इम्प्योर मेटल रख देते हैं, हीट करते हैं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसका कम है, जो आपका मेन मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो नीचे आ जाता है, नीचे कनेक्ट कर लो, सिंपल है। तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स प्यूरिफाई होते हैं, इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट वाले प्यूरिफाई होते हैं। सीधे सा लॉजिक है। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल देके क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वैसे तो बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, बट हम लोग जो यूज करने वाले हैं मेनली कॉपर एंड जिंक के लिए। कॉपर के लिए तो मैं आपका पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ही जिंक के लिए बैक क्वेश्चन में पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं, पूरे प्रोसेस में है, तो वो याद रखेगा। और भी बहुत सारी जगह यूज हो सकती है, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है उसको समझिए, ये हमने पढ़ी हुई है पहले 10th में, ठीक। फिर भी सीधी कॉपर से बात करूंगा। इसमें क्या करा, नीचे कंटेनर लिया, यहाँ एक कंटेनर लिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है, कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 का, ठीक। कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4, जनरली डबल सॉल्ट वगैरह कुछ ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4, कॉपर आयन देगा, सल्फेट आयन दे देगा आपको, ठीक। कहने को तो अजाइन भी दे देगा, पर मेनली हमें ये यूज करना है। दूसरा, यहाँ आपको जिस भी मेटल को प्यूरिफाई करना हो उसकी रॉड ले लेना। फिलहाल मुझे कॉपर को करना है। कॉपर जो मेरे पास रिड्यूस होकर आता है वो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस में आता है, जो इम्प्योर कॉपर है, तो मैंने ब्लिस्टर्ड कॉपर की रॉड ली है। और एक थिन शीट ले लेना प्योर कॉपर की। याद रखिएगा, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसका तो इम्प्योर वाली रॉड ले ली, मतलब उसका एक पूरा वो बना ली, रॉड सॉर्ट बना ली, वो ले लो। और दूसरी तरफ क्या ले लो, एक थिन शीट ले लो, किसकी, प्योर मेटल की, ठीक, उसी के प्योर मेटल की। दूसरा, नीचे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लोगे वो भी इसी के मेटल का लेना। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ही लिया है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ही लिया है, ये याद रखना, ठीक। और देन उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कनेक्ट कर देना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ ये रॉड पॉजिटिव हो जाएगी, रॉड नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। याद रखना इन चीजों को। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ इम्प्योर रॉड है, जैसे ब्लिस्टर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है ये, ठीक है। ये प्योर कॉपर की थिन शीट्स है। यहाँ पर मेटल कॉपर है तो उसी का सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, और H2SO4 के साथ ऐसे, ठीक। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा, जो सॉल्यूशन के अंदर आपको ऐसे आयंस प्रोवाइड कर देगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो सिर्फ इसका मैंने कंस्ट्रक्शन करके वो सिखाई है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। होता क्या है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस। माइनस क्या, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कॉपर आयंस को अट्रैक्ट करेंगे सोल्यूशन में से, सोल्यूशन में से कॉपर आयन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन लेके इसी पे डिपॉजिट होने लगेंगे,
यानी जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर आयन है वो इसी पे से इस पे डिपॉजिट होने लगेगा। हाँ, और ये जो थिन शीट थी ये मोटी होने लगेगी। ठीक, प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा, याद रखिएगा, प्योर कॉपर मतलब प्योर कॉपर आयन इस पे डिपॉजिट होने लगेगा। इक्वेशन ये आ गई, कॉपर आयन इस सोल्यूशन से आए 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक, अब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगा, कैथोड। हाँ, रॉड कहलाएगी कैथोड की रॉड, प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यानी ये तो यहाँ चालू हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये नीचे गिरेगा दिस वे। ठीक, तो कॉपर जो एनोड रॉड से कनेक्टेड है वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा, कॉपर आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से रह जाएंगे। ये चीज समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, तो कॉपर आयंस में चलता चला जाएगा और ये इधर। ठीक, ये यहां से इलेक्ट्रॉन से इधर भाग आएंगे, ऐसे समझो। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, तो हमें इसकी इक्वेशन भी मिल गई, इसकी इक्वेशन भी मिल गई। ठीक, अब क्या होता क्या है कि यहां से तो प्योर कॉपर आयन इस पे जा रहे हैं, ये तो होने लगेगी थिक, और इस पे से इम्प्योर कॉपर आयन नीचे गिरते जाएंगे, होने लगेगी थिन। और जब ये नीचे गिरेगा तो ये कॉपर आयन भी टूटेगा, प्लस इंप्यूरिटीज में भी जाएगा, तो ये कॉपर आयन भी देगा प्लस इंप्यूरिटीज भी देगा। ठीक है, ये याद रखना। तो जितने कॉपर आयन इधर डिपॉजिट होते रहेंगे उतने ही इससे कॉपर आयन की फॉर्म में नीचे गिरता रहेगा, तो बैलेंस चलता रहेगा कि एक तरफ इधर जा रहा है उधर से नीचे, इधर जा रहा है उधर से नीचे, ये ऐसे प्रॉपर चलता रहेगा कि कॉपर आयन जितने इधर जाएंगे उतना ही ये नीचे टूट जाएगा, टूट के नीचे आ जाएगा। तो नीचे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन तो सेम रहनी है, बस ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, तो ये थिन हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके रॉड पे जो ये जो ब्लिस्टर्ड कॉपर होता है इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती हैं, बहुत सारी, जैसे आयरन, निकल, जिंक, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एंटीमनी, सेलूरियम, हाँ, एंड टेलूरियम, इतनी सारी इंप्यूरिटीज होती हैं। अब ये जो इंप्यूरिटीज होती हैं ये अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे ये जो सारी इंप्यूरिटीज हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी लेस बेसिक है, और ये जो सारी इंप्यूरिटीज हैं ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी ज्यादा बेसिक है। अब ऑब्वियसली कॉपर से ही कंपेयर करोगे आप इन सबको कि कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उस टाइप से है। ठीक है, तो ये सारी हाँ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी लेस बेसिक है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी मोर बेसिक है। ठीक, याद रखिएगा कि मोर बेसिक है, ये बेसिक किसको कहा गया है, या बेसिक लेस बेसिक या मोर बेसिक किसको कहा गया है, इंप्यूरिटीज को। तो होता क्या है कि जिस समय कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन की फॉर्म में यहाँ आएगा, सारी इंप्यूरिटीज भी लेकर आएगा, सारी इंप्यूरिटीज भी नीचे आएंगी। उन इंप्यूरिटीज में से जो ये सारी इंप्यूरिटीज हैं जो लेस बेसिक हैं, ठीक, जो लेस बेसिक हैं ये तो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, ये तो यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाएंगी और एनोड मड बना लेंगी। पर जो ये सारी इंप्यूरिटीज हैं जो मोर बेसिक हैं, यानी जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी। ठीक, उस सॉल्यूशन में रहेंगी, सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में, यहाँ आयंस की फॉर्म में रहेंगी। अब आप कहोगे अकेली रहेंगी, नहीं, सल्फेट आयन है उसके साथ सोल्युबल सल्फेट्स बना के रहेंगी। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये सारी इंप्यूरिटीज जो मोर बेसिक हैं ये सॉल्यूशन में रहती हैं एस सोल्युबल सल्फेट्स, यानी ये सारी इंप्यूरिटीज तो यहाँ पे सॉल्यूशन में रहेंगी एस सोल्युबल सल्फेट्स, एस सोल्युबल सल्फेट्स, और ये सारी इंप्यूरिटीज जो है हाँ जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी लेस बेसिक है वो एनोड मड में चली जाएंगी। तो यानी एनोड मड में लेस बेसिक इंप्यूरिटीज यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्यूरिटीज दी जाती हैं। ठीक, ये हाँ मतलब दी जाती है क्या, डिपॉजिट हो जाती है नीचे, ये चीज समझ में आती है। ठीक, ये ध्यान रखेगा। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो एग्जाम्पल से याद कर लेना, दूसरा एनोड मड में कौन कौन होता है, और तीसरा ये लेस बेसिक और मोर बेसिक वाला कि कौन कौन सी इंप्यूरिटीज लेस बेसिक है, कौन कौन सी इंप्यूरिटीज मोर बेसिक है, कौन कौन सी लेस बेसिक है, कौन कौन सी मोर बेसिक है। हाँ, एक ये और एक क्या कि भाई कौन डिपॉजिट होता है एनोड मड में, लेस बेसिक की मोर बेसिक, ये चीज याद रखेगा। क्लियर है ये बिल्कुल चीज। आप एक बार देखिए इसको। नेक्स्ट आता है जोन रिफाइनिंग। तो आपका रिफाइनिंग का चौथा मेथड है जोन रिफाइनिंग। देखो सबसे पहली चीज जो जोन रिफाइनिंग यूज होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो मटेरियल यूज होते हैं, या ऐसे समझो ऐसे मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है जो सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, ऐसे सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। एग्जांपल सारे लिखे हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडिया। अब बात ये आती है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, देखिए
जो इम्प्यूरिटीज होती है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है मॉल्टन स्टेट में देन इन सॉलिड स्टेट। कैसे? सामने देखते हैं। देखो फंडा समझो। सपोज करो ये एक इम्प्योर मेटल की रॉड है, इसमें इम्प्यूरिटी भी होगी, मेटल भी होगा। यहाँ एक हीटर लाके लगाओ और इसे हीट करो। हीटर के नीचे पहिए लगे होने चाहिए, यानी हीटर कैसा होगा? मोबाइल हीटर होगा कि जिससे आप ऐसे मूव कर सकते हो। तो आप ऐसे हीट करो। कब तक हीट करो? जब तक ये सब मॉल्टन में ना चला जाए। मॉल्टन में आ गए, देन इसे धीरे धीरे आगे शिफ्ट करो। जैसे सब धीरे धीरे आगे शिफ्ट करोगे हीटर को, मॉल्टन जोन आगे चलेगा। क्यों? आप हीट करते रहोगे, आगे वाला एरिया मेल्ट होता रहेगा और आगे 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 ऐसे। तो जैसे जैसे मॉल्टन जोन आगे चलेगा, कंसेप्ट इज इम्प्यूरिटी मॉल्टन जोन के साथ चलेंगे। क्यों? क्या लिखा है? इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन जोन इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। तो जैसे जैसे मॉल्टन जोन आगे चलेगा, ठीक, इन शॉर्ट ऐसे समझो, जैसे जैसे हीटर आगे चलेगा वैसे से मॉल्टन जोन आगे चलेगा, जैसे जैसे मॉल्टन जोन आगे चलेगा इम्प्यूरिटीज साथ साथ चलती रहेंगी। और पीछे हीटिंग बंद होती जाएगी तो मेटल वापस सॉलिड में आता चला जाएगा। करते रहो करते रहो करते रहो, इम्प्यूरिटीज सारी एंड में आ जाएंगी, अलग निकाल लिया, हो गया मेटल तैयार, प्योर मेटल। ठीक, बहुत सिंपल सा तरीका है। इम्प्योर रॉड लो, मोबाइल हीटर लगाओ, हीट करते हुए आगे ले जाओ, धीरे धीरे इम्प्यूरिटीज सारी आगे निकल जाएंगी, फिर एंड पहुंच जाएंगी। ठीक, अपने हिसाब से हटा दो। ठीक है, तो ये जोन रिफाइनिंग का कंसेप्ट है। ये मेन लाइन है कि इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन जोन देन इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो वेपर फेज रिफाइनिंग में सबसे पहले आपको उसका बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक, देन कहां यूज होती है हम उसको समझेंगे। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो 2 पॉइंट पे बेस्ड है। पहला पॉइंट कैसे समझोगे? सीखो। ये कंटेनर लिया, इसमें मेटल प्लस इंप्यूरिटी है। इसमें क्या करा जाता है? बाहर से एक सब्सटेंस ऐड करा जाता है। बाहर से एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, वो सब्सटेंस इसमें जैसे ही जाएगा वो मेटल से रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा। मैंने बोल दिया MS, एक कंपाउंड बना रहा है, याद रखिएगा, वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। तो पहला तो पॉइंट क्या है? मेटल शुड फॉर्म, इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड विद द सब्सटेंस एडेड। ठीक, देन दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दैट वोलेटाइल कंपाउंड शुड डिकम्पोज, वापस मेटल प्लस सब्सटेंस में टूट जाना चाहिए ऑन हीटिंग। तो 2 रिक्वायरमेंट होती हैं इस प्रिंसिपल की, यानी दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दीज टू रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी? पहला, द मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड विद द सब्सटेंस एडेड, एंड दूसरा, दैट वोलेटाइल कंपाउंड शुड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, कि वो वोलेटाइल कंपाउंड हीटिंग पे डिकम्पोज हो सके। कहाँ यूज होता है? चेक करिए। 2 प्रोसेस हैं इसी के अंदर, एक बॉन्ड प्रोसेस है, एक वेन आर्कल प्रोसेस है। जो बॉन्ड प्रोसेस है वो यूज होता है निकल के लिए, जो वेन आर्कल है वो यूज होता है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये यूज होता है निकल के लिए, ये यूज होता है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। कैसे? दोनों का कंसेप्ट सेम, कोई ना कोई सब्सटेंस ऐड करेगा, ऐड होगा, वोलेटाइल बनेगा, वो वोलेटाइल हीट करने में टूट जाएगा। तो आपको इन दोनों के अंदर क्या याद करना है? कहाँ यूज हो रहे हैं, एग्जाम्पल याद कर लो, कौन ऐड हो रहा है वो याद कर लो, क्या हाँ, देन कितने टेम्परेचर पे वो टूट रहा है वो याद कर लो, खत्म। जैसे ये किसके लिए यूज हो रहा है? निकल, इतने टेम्परेचर पे ये एक CO से रिएक्ट करता है, मतलब इसमें क्या ऐड करा जाता है? CO, इतने टेम्परेचर पे NiCO होल 4 बनाता है, जो इतने टेम्परेचर पे वापस टूट जाता है। सिंपल है। वेनार्कल में देखो, जिरकोनियम लिया, आयोडीन से रिएक्शन है, ZrI4 बना, ठीक, इतने टेम्परेचर पे वापस टूट गया। आपको टाइटेनियम लेते तो सेम रिएक्शन आती, हाँ, TiI4, देन हीट करेंगे, जो भी टेम्परेचर इसका होगा, देन Ti प्लस I2 में टूट जाएगा। मैंने अनबैलेंस रखा, बैलेंस याद कर सकते हो। नोट्स में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से TiI4 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे I2, यहाँ का टेम्परेचर ठीक कर लेना, 470 है, उसमें 770 मेंशन है। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। अब नोट्स में हल्की एक दो जगह जहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो उन्हें ठीक कर लीजिएगा। ठीक, ये समझ में आ गया, ये पूरा मेथड समझ में आ गया, ये पूरा मेथड समझ में आ गया। ठीक, लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। अब ये जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? एड्सॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो होता है वो किसकी, कौन सी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है? एड्सॉर्प्शन टेक्निक। इसमें क्या होता है उसको समझिए। अब इसमें क्या होता है वो तो 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले कंसेप्ट सीखो। क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज करी जाती है उसको देखो। क्रोमेटोग्राफी यूज करी जाती है सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वेदर कलर्ड और कलरलेस। यानी एक मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, कलर्ड हैं कि कलरलेस हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनका पता लगाने के लिए भी
तो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, सेपरेशन कर सकते हो, किसके थ्रू? क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू। ठीक, फिलहाल क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है जिसे आप लैब में सीखेंगे, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जिसे आप अभी सीखने वाले हैं, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है जिसे आप, हाँ हम लोग 12th में तो नहीं पढ़ते, 11th में अलग से पार्ट में है, क्वालिटेटिव वाले पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट आइए, अभी हमें कौन सी यूज करनी है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? सीखो। ये एक कंटेनर है जिसमें इम्प्योरिटी प्लस मिक्सचर, इम्प्योरिटी प्लस मेटल दोनों है। यहाँ पर एक कॉलम बना के टांग दिया जाता है। आपको अभी कॉलम किस चीज का, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ग्लास ट्यूब पे Al2O3 का वो लेयर बना दी जाती है। ठीक है, उस पे उसका कॉलम बनाया जाता है। ठीक, ये जैसे एक एग्जांपल है। होगा क्या, जैसे इस कॉलम को ले जाके यहाँ पे टांगोगे, जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस पे आके डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, यानी एक तरीके से इम्प्योरिटी मोबाइल फेस का काम करती है और ये स्टेशनरी फेस। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस पे जाके डिपॉजिट होने लगेंगी। आपको अगर डिपॉजिट होने लगेंगी, देखो प्रॉपर वर्ड है एब्जॉर्ब होने लगेंगे, डिपॉजिट नहीं बोलना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। कि देखो कंसेप्ट इज, एक कंटेनर है, उसमें इम्प्योरिटी भी है, मेटल भी है, आपने एक रॉड टांगी, रॉड क्या एक कॉलम टांगा, इन दोनों में जो ज्यादा क्या होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, वो उस पे जाके एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कौन होता है? इम्प्योरिटीज। कॉलम बनाई ही ऐसे जाता है, कॉलम इनफैक्ट बनाया ही ऐसे सब्सटेंस का जाता है जिसपे इम्प्योरिटी ज्यादा एक्सटेंट तक क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। इनफैक्ट सिर्फ इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब हो। ठीक, तो मैं फिर से बताता हूँ, एक कंटेनर लिया, इम्प्योरिटी प्लस मेटल लिया, इम्प्योरिटी की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कॉलम प्रिपेयर करा गया, एक कॉलम प्रिपेयर करा गया और उसको टांग दिया। ठीक, जरूरी नहीं है एल्यूमिनियम और ग्लास का ही हो, ठीक है, Al2O3 ग्लास का। तो आप एक कॉलम प्रिपेयर करा गया, उसको टांग दिया। कंसेप्ट इज इम्प्योरिटी सारी इस पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, और होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। ठीक है, और क्योंकि अब इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब होती जा रही है तो मूव करेगा उस पे वो सारा, जैसे जैसे कॉलम पे आएगा। तो इम्प्योरिटी जो होती है, जो मूव करती है, उसे मोबाइल फेज बोलते हैं, और जो कॉलम है वो ऐसे ही रहता है स्टेशनरी, उसे स्टेशनरी फेज बोलते हैं। जब सारी इम्प्योरिटी इस पे आ जाए, ये मूवमेंट होना बंद हो जाए, आपको दिख जाएगा, उसे उठा के अलग रख दो। ठीक, आपका ये तैयार हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपने कॉलम इसका लिया, इम्प्योरिटीज पे डिपॉजिट और एब्जॉर्ब हो गई, देन आपका प्योर मेटल अलग, कॉलम विद इम्प्योरिटीज अलग। लॉजिक समझ में आता है? यहाँ ही चैप्टर हो जाता है खत्म। अब इसके बाद अगर आप अपने नोट्स देखेंगे तो उसमें यूजेस दे रखे हैं अलग अलग मेटल्स के, उन्हें अच्छे से याद करिएगा। उनके ओर्स दे रखे हैं, उन्हें अच्छे से याद करिएगा। आईटी एडवांस का एवरी ईयर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल ओर्स के ऊपर। ठीक, कि 4 ओर्स के नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन सा किसका है, मैच करा देगा, या ओर का नाम देके पूछ लेगा, 4 दे देगा, इनमें से कौन सा कॉपर का नहीं है, कौन सा सिल्वर का नहीं, इस टाइप से, तो वो सारे याद कर देगा। देन उसके बाद बैक क्वेश्चंस करिए। बैक क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ठीक, बैक क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस में डाउट आ सकता है, पर अगर आपने मेरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो उनमें भी डाउट नहीं आएगा। ठीक, ध्यान से करिएगा और कोशिश करिएगा रिवर्स ऑर्डर में करें। ठीक है,